नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, वर्ण विचार। इस वीडियो से आपका 2 घंटे का टॉपिक 20 मिनट में ही क्लियर हो जाएगा। बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, शब्द समूह को। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द, वर्ण, वाक्य, व्यंजन। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ड। अगर छोटी इकाई पूछी जाती है तो उसका आंसर है वर्ड। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 52, 53, 33, 11। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 52। अगर पूछा जाता है तो 52 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 12, 11, 13, 14। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11, अगर स्वरों की संख्या पूछी जाती है तो। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 11, 14, 52, 33। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33। नेक्स्ट है, स्वरों की कितनी मात्राएं हैं? 11, 10, 12 या 13। तो अगर मात्राएं पूछ ली जाती हैं तो वो 10 हैं, अगर स्वर पूछ लिए जाते हैं तो वो 11 है, क्योंकि छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है। नेक्स्ट है, यहाँ हम वर्णमाला को एक ही नज़र में क्लियर कर लेते हैं। स्वरों की संख्या 11, अयोगवा स्वर अंग है, काउंटिंग 2 हो जाती है, जिसको अनुस्वार और क्रमशः विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग, कुल स्वर 11 में 2 जोड़ देंगे अयोगवा स्वर तो ये 13 हो जाते हैं। स्पर्श व्यंजन का से क्रमानुसार माँ तक 25 हो जाएंगे। द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं और संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। कुल वर्ण अगर इनको हम जोड़ेंगे तो इतना ये 52 बनेगा। चलिए इसको यहाँ भी क्लियर कर लेते हैं कि अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। अंतस्थ व्यंजन जो 4 हैं वो हैं य, र, ल, व। य, र, ल, व, ये 4 हो जाते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं। और अब है अगला, अंतस्थ व्यंजन हमने क्लियर किया। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? तो ये 4 होते हैं काउंटिंग में। तो ऊष्म, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इनको संघर्षी भी जानते हैं, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म इसलिए बोलते हैं कि इनको बोलने उच्चारण करते समय गर्म हवा का एहसास होता है। तो स, 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 ह, स, स, स और ह, ये 4 हो गया हमारा ऊष्म व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? तो वो भी 4 होते हैं, जो है कि छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये 4 हो जाएंगे हमारे संयुक्त व्यंजन। तो इस तरह से कुल ये मिला करके 52 वर्ड बनेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ, तालु, मूर्धन्य, ये सब ओष्ठ, इनसे पूछ लिया जाता है। तो यहाँ कंठ का उदाहरण है कि कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? क, ख, ग, च, छ, ज, य, र, ल, त, थ, द। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा क, ख, ग। ये पूरी कंठ नहीं है, यहाँ कंठ सिर्फ ऑप्शन के अनुसार डाला गया है। चलिए इनको भी क्लियर कर लेते हैं किस प्रकार से होती हैं। ये कंठ, तालु, मूर्धन्य और दंत ओष्ठ। तो यहाँ पर हमने इसका अलग कलर भी दिया है, क, च, ट, त, प। कचट तप करके भी याद कर सकते हैं, नहीं तो इनका क्रम कंठ, इनको तो हम क, च, ट, त, प, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, कचट तप। और कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत ओष्ठ, इनका क्रम हम अगर ऐसे याद नहीं हो रहा है तो KTMDO, KTMD वर्ड को याद कर लेंगे। और दोस्तों ये जो का से लेके माँ तक 5-5 जो दिए हैं, 5 इंटू 5 इंटू इक्वल टू 25 जो वर्ड दिए हुए हैं, का से लेके क्रमानुसार माँ तक, ये स्पर्श व्यंजन भी कहलाते हैं। तो स्पर्श व्यंजन को 5 जगह इस प्रकार बांट दिया गया है। तो कंठ, कंठ से बोले जाते हैं क, ख, ग, घ, ङ। तालु से इसी प्रकार है, मूर्धन्य से भी है, दंत से, ओष्ठ से भी है। उसके अलावा ये जो बचते हैं इधर, इनको भी हमने यहाँ लिखा है, आ अंग है, और ह ये भी कंठ से बोले जाते हैं। और ई, यस, ये भी तालु से बोले जाते हैं। री और स मूर्धन्य से बोले जाते हैं। अगर कोई बोलता है कि कौन सा सा, तो आप मूर्धन्य सा बोलता है कि मूर्धन्य वाला सा, तो आप इस प्रकार से सा को समझेंगे। अगर दंत वाला सा कोई बोल देता है तो ये हमारा दंत वाला सा है। और उ अगर, तो जान ही रहे हैं सब, तो ओष्ठ से बोला जाता है उ। तो ये तो ज़्यादातर स्टूडेंट याद कर लेते हैं, लेकिन ये जो पीछे वाले हैं इनको याद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अक्सर करके एग्जाम में यही पूछ लिए जाते हैं। अब है नीचे, कंठ और तालु की मदद से, कंठ ओष्ठ की मदद से क्या क्या बोले जाते हैं? ए, ऐ कंठ और तालु की मदद से बोले जाते हैं। कंठ ओष्ठ, ओ, औ और आ, ये कंठ और ओष्ठ की दोनों की मदद से बोले जाते हैं। कंठ, दंत और ओष्ठ से वह बोला जाता है। दंत मूल से, दंत के मूल से जड़ पे जीभ टकराते हुए यह हम रा और ला को बोलते हैं, उच्चारण करते हैं। तो यहाँ पर ये जो पांचों वर्ग हैं इनको याद रखना है। और इनको वर्ग के अलावा जो अन्य भी वर्ड हैं उनको भी याद रखना है कि वो वर्ड कौन से वर्ग में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 2, 4, 5, 3। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। तो क्षे, त्र, ज्ञ, स्र। तो इनको पहले बताए हैं। इनको किस प्रकार से, इनके किस-किस के योग से ये बनते हैं, उनको हम आगे क्वेश्चन में क्लियर करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 होते हैं। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो ये भी 4 ही होते हैं, जैसा पहले बता दिया गया है। तो कौन से होते हैं? स, 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 ह। स्पष्ट व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 24, 25, 26 और 33। तो स्पष्ट व्यंजन जैसे पहले बताया 25 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से होते हैं? तो अंग है क, ख, अ, ई, स्र, य। तो इसमें सही जो आंसर हो जाएगा, ये अंग है, ये हमारे अयोगवा वर्ण होते हैं, जिनको अ, अनुस्वार और विसर्ग के नाम से क्रम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श संघर्षी कौन से होते हैं? य, र, ल, व, च, छ, ज, झ, प, फ, ब, भ, ण, य, ण, न। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा च, छ, ज, झ। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में लुंठित व्यंजन कौन सा होता है? लुंठित व्यंजन रा होता है। निम्न में से कौन से अर्ध स्वर हैं? य, व, र, ल, त्र, ज्ञ, स, ह। तो हमारा अर्ध स्वर की काउंटिंग में आ जाते हैं य और व। हिंदी वर्णमाला में पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? ल, य, र, व। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ल। नेक्स्ट है, स्वरों के कितने भेद हैं? तो कहीं कहीं दो, और ये ऑप्शन है इसका 2, 3, 4, कोई भेद नहीं होता है। तो स्वरों को भेद कहीं कहीं ज़्यादातर 2 रहते हैं, लेकिन कहीं कहीं 3 दिखा देता है, कभी कभी किसी एग्जाम में, किसी बुक में भी दिखा देता है। तो स्वरों के भेद हम यहाँ 2 मान के चलेंगे, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं 4, अ, ई, उ, रे। छोटा अ, छोटा अ बड़ा अ कुछ नहीं होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अ, ई, उ, रे। छोटा अ, छोटी ई, उ और रे। चलिए लिख देता हूँ इस पे। अ, ई, उ और रे, ये हमारा हो जाएगा अ, ह्रस्व स्वर। और होंगे आगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में आ जाएंगे, दीर्घ स्वर में आ जाएंगे आ, ई, उ, ए, ऐ और ओ, औ। आ, ई, उ, ए, ऐ और ओ, औ। ये हमारे इसमें आ जाएंगे दीर्घ स्वर में। तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। और प्लुत स्वर होता है एक, जो ये 2 मात्रा की काउंटिंग का समय लेते हैं। और प्लुत स्वर क्या होता है, 2 से अधिक ले लेता है। जैसे ओम का उच्चारण करते हैं, या फिर और भी जैसे लिखा हुआ रहता है, ऐसे ओम, ऐसे भी लिख देते हैं। तो इसको अगर बोलते हैं तो ओम का उच्चारण लंबा खींचता है अपने स्वर को, तो वो प्लुत स्वर में आ जाता है। तो हम यहाँ पर 2 ही स्वर मान के चलेंगे, स्वरों के भेद केवल 2 होते हैं, इसको लेके चलेंगे आंसर। और प्लुत स्वर की भी जानकारी रखेंगे, जो ज़्यादातर संस्कृत में यूज़ होता है। क्वेश्चन है, मूल या ह्रस्व या लघु स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 2, 3, 4, 6। तो इसकी जो संख्या होती है वो है 4। मूल की कहें, मूल स्वर की कहें, ह्रस्व स्वर की कहें, लघु स्वर की कहें, तो वो संख्या हमारी 4 होती है। अ, ई, उ, रे, जैसे पहले अभी बताया, चाहे मूल करके क्वेश्चन आ जाए, चाहे ह्रस्व से पूछ लिया जाए, चाहे लघु से पूछ लिया जाए, हमारा आंसर भी 4 रहेगा। काउंटिंग में पूछा जाता है तो अ, ई, उ, रे, अगर पूछा जाता है कौन से होते हैं, तो सेम आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4, 7, 6, 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7, जैसे अभी बताया था। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और रे। तो ये हो जाएंगे 7। सॉरी, इसमें री जोड़ दिया है। आ, ई, उ, ए, ऐ और ओ, औ, ये हो जाएंगे हमारे 7। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे इसकी संख्या हो जाएगी 7। तो नेक्स्ट है, दीर्घ संधि स्वर या सजातीय स्वर की संख्या कितनी होती है? तो 4, 3, 5, 2। तो ये हो जाएंगे हमारे सजातीय या दीर्घ संधि स्वर, 3 हो जाएंगे। इनकी काउंटिंग 3 होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी, 3। कौन से होते हैं? आ, ई और उ। ये दीर्घ संधि, जो हम संधि पढ़ते हैं उसमें भी, दीर्घ संधि में भी ये होते हैं। तो ये दीर्घ संधि स्वर भी हैं।
तो इसलिए इनको दीर्घ संधि नाम पड़ा है। और सजातीय इसलिए हैं क्योंकि ये अपनी ही जाति से मिलके बने हुए हैं। आ धन आ चाहे छोटा या बड़ा रहा हो आगे पीछे, लेकिन अपनी ही जाति से आ ही से मिलके बना हुआ है, और ई से ही मिलके बनी है, और ऊ से ही मिलके बना हुआ है। ये ट्रिक को याद रखेंगे, और दीर्घ संधि शब्द याद रखेंगे तब भी यही है, क्योंकि संधियों में पूछा जाता है। तो विद्यालय इस प्रकार से जो आ का आंसर आता है उसमें दीर्घ संधि में आ ई ऊ में ही आंसर उस पर डिपेंड होता है। इसलिए दीर्घ संधि यही बनती है आ ई ऊ। और सजाती स्वर इसलिए बोला जाता है कि अपनी जाति से ही ये वर्ण मिलके बने हुए हैं, तो ये सजाती स्वर की गणना में आ जाते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त स्वर या विजातीय स्वरों की संख्या कितनी है? तो 2, 4, 6, 3। तो इनकी संख्या हो जाती है 4। संयुक्त व्यंजन की बात नहीं कर रहे हैं, क्षेत्र ज्ञ स्र वो संयुक्त व्यंजन है, यहाँ हम संयुक्त स्वर पूछे जाते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो संयुक्त स्वर कहें, यह क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाए कि विजातीय स्वर कौन से होते हैं? तो ये 4 होते हैं, ये कौन-कौन से होते हैं? ए, ऐ और ओ, औ। ए, ऐ और ओ, औ। ये हो जाएँगे हमारे 4 संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर। तो ए, ऐ किससे मिलके बना होता है? सॉरी, विजाति क्यों बोलते हैं कि ये दूसरी जाति से मिलके, जैसे सजाति था उसका ठीक अपोजिट विजाति है। तो ए जो बना होता है वो अ और ई से, ए होता है, सॉरी छोटी ए है, चलो इसको मिटा देते हैं। बात करते हैं अभी ए की, जैसे हमने बोला ए, तो ये बना होता है अ से और ई से। तो ए बना होता है अ, ऐ की बात कर लेते हैं, तो ये बना होता है अ से और ए से। अब ओ की बात कर लेते हैं, तो अ से और उ से। औ औ की बात कर लेते हैं, तो ये होता है अ से और ओ से, छोटे ओ से। तो ये ए, ऐ और ओ, औ संयुक्त स्वर भी हैं, और विजातीय पूछा जाता है तब भी सेम आंसर इनका रहेगा। नेक्स्ट है, नासिक के व्यंजन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, इनको पढ़ने में समय लगेगा, तो इसको हम डायरेक्ट करेंगे। ये फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ये वर्ग के पंचमा अक्षर होते हैं, जो नाक की हेल्प से बोले जाते हैं, नासिक व्यंजन कहते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, वर्ग के पंचमे अक्षर जो होता है वो क्या होते हैं? हर एक वर्ग के, ये जो 5 वर्ग कचट तब के जो मैंने बताया था पहले, उनके लास्ट वर्ड हैं, सभी वर्गों के ये लास्ट वर्ड हैं। तो हर वर्ग का पंचमा अक्षर है, ये पहले के वर्ग का है, ये दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, ये पाँचों वर्ग के अंतिम अक्षरों को जोड़ दिया गया, तो ये नासिक व्यंजन में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से अघोष कौन से हैं? अघोष पूछ लिया जाता है, अघोष या सघोष? अघोष या सघोष पूछ लिया जाता है, या घोष? तो अघोष, सघोष या घोष एक ही बात है। या तो ऐसे कहिए कि अघोष और सघोष, या फिर ऐसे कहिए अघोष और घोष। कहने का मतलब ये कन्फ्यूजन को दूर कर लेते हैं पहले। घोष और सघोष एक ही वर्ड है, चाहे उसको घोष कहिए, चाहे उसको सघोष कहिए। अघोष बिल्कुल इसका एंटी है। तो अघोष के एंटी हैं वो दोनों, सघोष और घोष। तो कहने का मतलब है यहाँ अघोष पूछा गया है, तो इसको क्लियर कर लेते हैं। अघोष अगर पूछा जाता है, जैसे मान लो जो क्रम है कचट तब का, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। मान लो कचट तब का ख, ग, घ, ङ, तो जो क्रम है 5 जुड़े हुए हैं, तो हर एक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ड बनेगा वो अघोष कहलाएगा। और ये तीसरा, चौथा, 5वें स्थान पर जो रहेंगे, ये पहली लाइन मैंने लिख दिया, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। तो ये पहला-पहला जितने होंगे और दूसरे-दूसरे वाले वर्ड होंगे, हर एक व्यंजन के, वर्ग के जो वर्ड होंगे वो अघोष कहलाएँगे, और जो पीछे वाले होंगे ये सघोष या घोष कहलाएँगे। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, थोड़ा किताब में आप देखेंगे, बुक में देखेंगे या लिखेंगे, इसको नोट कर लेंगे तो बिल्कुल आपको कंठस्थ तैयार हो जाएगा। अब चलते हैं ऑप्शन में। तो पहला और दूसरा, माँ और या का स्थान पहला नहीं है, तो ये भी नहीं है। ब और भा का स्थान पहला नहीं है किसी में, तो ये भी नहीं है। त, थ, द, ध, न, ये हमारा आंसर सही है। और थ और प, ये भी प वर्ग का, नीचे प, फ, ब, भ, ये भी फर्स्ट है, और त, थ, ये भी सेकंड हो जाता है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। ये भी पहले दूसरे की गणना में आ जाएँगे। तो यहाँ पर हमारे दोनों ही आंसर सही होंगे, या टाइपिंग से किसी प्रकार से मिस्टेक हुआ है, लेकिन हम समझ लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारे तीसरा, चौथा दोनों ही सही हो जाएँगे। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि निम्न में से सघोष कौन-सा है? वहाँ पर अघोष पूछा था, यहाँ पर सघोष पूछ लिया गया है। या फिर मान लो घोष पूछ लिया जाए, तब भी यही है। घोष या सघोष एक ही बात है। अघोष अलग हो गया, ये अघोष बिल्कुल अलग हो गया। तो ये दोनों एक ही नाम है, घोष और सघोष, और अघोष अलग है।
तो अघोष जो होता है वो पहला और दूसरा, और सघोष या घोष जो होता है वो तीसरा, चौथा और पाँचवा हो जाता है। वर्ग की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर हम इसको हटा दे रहे हैं, उसके बाद क्लियर करके उसको क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। तो निम्न में से सघोष कौन से हैं? तो ज, झ, य, क, ख, ग, ट, त, प, च, क, र। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा च, छ। वो दोनों हो गया अघोष हो गया, और ये सघोष हो गया पीछे से। पीछे के तीनों वर्ड हैं च, छ, ज, झ, य। तो च और छ इसमें पहले दूसरे हो गए, बीच के पीछे के जो सॉरी पीछे के तीनों हैं ये हमारे सघोष कहें या इनको घोष कहें। तो हमारा यहाँ पर ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसी के साथ में यहाँ पर हम सघोष और घोष के साथ अब अल्पप्राण और महाप्राण भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। तो अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे कि अल्पप्राण, अभी बात कर लेते हैं अल्पप्राण और महाप्राण की। तो अल्पप्राण, अल्पप्राण, चलिए यहाँ इसको क्वेश्चन याद नहीं रहा उसको ऐड करने का। तो अल्पप्राण और महाप्राण इसको भी कर लेते हैं। तो अल्पप्राण पहला और तीसरा और पांचवा अक्षर वर्ग का बनेगा, और महाप्राण जो है वो दूसरा और चौथा, मतलब दूसरा और चौथा प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग महाप्राण, उसका हम आंसर देंगे। और अल्पप्राण पूछा जाता है तो दोस्तों 1 और 3 5, पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण और महाप्राण दूसरा चौथा। तो सम विषम में लिया गया है। घोष सघोष में तो जैसे मान लो कि 1 2 3 4 5, तो घोष सघोष की बात की जाए तो वो इस प्रकार से हो जाती है, अघोष आगे के दोनों और सघोष पीछे के तीनों। इस प्रकार घोष सघोष का बात हो गया। बात अगर अल्पप्राण और महाप्राण की करते हैं तो ये इसका क्रम कुछ इस तरह से हो जाता है कि दूसरा और चौथा हो गया महाप्राण और बाकी का बचा हुआ हो गया अल्पप्राण। तो घोष अघोष और अल्पप्राण महाप्राण में बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं करना है। नेक्स्ट है, उत्क्षिप्त या गौण व्यंजन कौन से होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उत्क्षिप्त या गौण व्यंजन करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ड़ और ढ, तो ये क्या है, उत्क्षिप्त या गौण व्यंजन की श्रेणी में आ जाते हैं। ये कभी कभार पूछ लिया जाता है, थोड़ा मेमोरी में रहेगा तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। ज्ञ किन वर्णों से मिलकर बना है? दोस्तों यहाँ संयुक्त तो व्यंजन की बात जैसे हो रही है, क्षेत्र ज्ञ जो है सर पहले हमें बताया था। तो ज्ञ आधा का और स, आधा ता और रा, आधा जा और या, आधा सा और रा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आधा ज और या। दोस्तों अगर ज बना हुआ है उसके नीचे से हलंत की तरह लगा हुआ है हलंत, तो वो आधा वर्ड काउंट किया जाता है। तो आधा ज और य, तो ये या इन वर्णों से मिलकर बना होता है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये संयुक्त व्यंजन से पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, 6 किन वर्णों से मिलकर बना है? आधा का और स, आधा ता और र, आधा जा और य, और आधा सा और र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। कभी कभी नहीं, ये हमेशा अधिकांश पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। संयुक्त व्यंजन से ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि ये किस प्रकार से मिलकर बने हुए हैं, किन वर्णों से मिलकर बने हुए हैं, तो हमेशा इनको याद रखना। नेक्स्ट है, चित्र किन वर्णों से मिलकर बना है? आधा का और स, आधा ता और र, आधा जा और य, आधा सा और र। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो सेकंड वाला हो जाएगा, आधा ता और र। नेक्स्ट है, स्र किन वर्णों से मिलकर बना है? आधा का और स, आधा ता और र, आधा जा और य, आधा सा और र। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो चौथा नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों कभी कभी, दोस्तों इसमें कभी कभी एग्जाम में अगर इस प्रकार से चिन्ह नहीं लगा हुआ है और एक जगह लगा हुआ है, तो उस चीज़ को भी हमें ध्यान देना है कि कौन सा आंसर हमें टिक करना है। ये बहुत मामूली सा कन्फ्यूजन भी उसमें दिया हो सकता है ऑप्शन में। उच्चारण के स्थान कितने हैं? मतलब उच्चारण के स्थान जो कंठ तालु करके हैं, तो 5 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 3 हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो 5 हो जाएगा। जैसे बताया था KTMDO, कंठ तालु मूर्धा और दंत और ओष्ठ, ये हमारे 5 हो जाएंगे। दोस्तों ये वीडियो यहाँ समाप्त होती है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही हमें कमेंट में यह अवश्य बताएं कि आपको यह टॉपिक कितना क्लियर हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।